नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है और आज आप कुछ भी तैयारी नहीं किए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो कल के एग्ज़ाम में आप परीक्षा कैसे देंगे और कैसे आप पास होंगे। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कल के परीक्षा में मैं कैसे लिखूंगा, कैसे पास होऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आज आपके पास कितना समय है। ठीक है, मान लीजिए कि परीक्षा कल है और आज आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास आज कितना समय है। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए 3 से 4 घंटे हैं या 6 घंटे हैं, आपके पास जितना भी समय है उतने समय में आपको क्या करना है कि आपको जिस सब्जेक्ट का परीक्षा कल देना है, मान लीजिए कि आपको समाज शास्त्र का देना है, इतिहास का देना है, हिंदी का देना है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आपको कल देना है उस सब्जेक्ट का कोई किताब ले लीजिए या कोई मॉडल पेपर ले लीजिए या कोई सीरीज ले लीजिए। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है उसका कोई किताब ले लीजिए और उस किताब में आपको क्या करना है, उस किताब में आपको देखना है कि प्रश्न को देखना है और उसके उत्तर को देखना है। आपको याद नहीं करना है, आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं करना है, क्योंकि देखिए, अभी तक अगर आप 1 साल में तैयारी नहीं कर पाए हैं तो एक दिन में 3 से 4 घंटे में या 6 घंटे में आप उत्तर याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस किताब में से आपको प्रश्न का उत्तर देखना है। आपको उत्तर याद नहीं करना है, आपको उत्तर देखना है और खासकर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको देखना है और उसका हेडिंग देखना है और हेडिंग को याद करना है, हेडिंग को पढ़ना है और अपने दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे देखिए यहाँ पे मैं लिया हूँ बीए प्रथम और प्रथम सेमेस्टर का इतिहास है। प्रथम सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके का कोई भी किताब ले लेना है, सीरीज ले लेना है और उसमें से आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन समझना है और उस क्वेश्चन का जो हेडिंग है उसको याद करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वह महान शासक था। अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, अथवा उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद से इसको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको। फिर उसके बाद से ये देखना है कि इसका उत्तर कैसे लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये हेडिंग मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। तो आपको इसको ध्यान में रख लेना है, इसको याद कर लेना है, हेडिंग को याद करना है, आपको उत्तर को याद नहीं करना। अगर आप उत्तर को याद करेंगे तो आपका दिमाग जो है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इतना ज़्यादा। तो आपको बस हेडिंग याद करना है और प्रश्न को समझ लेना है, प्रश्न को एक बार देख लेना है, प्रश्न को हो सके तो याद कर लीजिए और उत्तर में जो है कि हेडिंग याद कर लीजिए। उत्तर नहीं याद करना है, उत्तर में बस आपको हेडिंग याद करना है। ठीक है, तो हेडिंग याद कर लीजिए इस तरीके का, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन वृत्त, इस तरीके से आपको हेडिंग देख लेना है। ये सब नहीं देखना है, ये जितना भी है, ये जितना डाटा है, जितना उत्तर लिखा हुआ है, ये सब नहीं देखना है आपको। आपको बस हेडिंग देख लेना है। इससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये हेडिंग है और परीक्षा में आप उस हेडिंग के अनुसार बना बना के लिख पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इस तरीके का कोई किताब लेना है, मॉडल पेपर लेना है या सीरीज लेना है और उसमें से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद से उसके हेडिंग को देखना है और उसके हेडिंग को याद कर लेना है। क्वेश्चन को देख लेना है और उसके हेडिंग को याद कर लेना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको देख लेना है और उसके बाद से उसके हेडिंग को याद कर लेना है। ये हो गया पहला तरीका। आपको परीक्षा में जाने से पहले आपके पास एक दिन का समय है तो इस तरीके से करना है। अब चलिए अगले बात करते हैं और आगे आपको क्या करना है। देखिए, आगे आपको क्या करना है, जब आप परीक्षा में चले गए, मान लीजिए आप परीक्षा में चले गए, तो परीक्षा में जाने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, इसको समझिए। मान लीजिए दूसरे स्टेप में आप परीक्षा में चले गए, परीक्षा में जाके बैठ गए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परीक्षा में जाने के बाद आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है परीक्षा में, उस प्रश्न को पढ़ना है और उस प्रश्न को समझना है और उस प्रश्न से संबंधित आपके दिमाग में जो भी हेडिंग आए, ठीक है, उस हेडिंग को लिखना है। ये नहीं सोचना है कि ये हेडिंग सही है कि नहीं है, ये इसे मैच, बस आपको ये देखना है कि उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित होना चाहिए, उससे संबंधित आपके दिमाग में जो भी हेडिंग आए उस हेडिंग को लिखना है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न का हेडिंग याद ना आए तो ये देखिए कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है, जैसे यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि कोई प्रश्न है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है मेरा, अशोक ने जिस धर्म का उपदेश दिया वह बौद्ध धर्म नहीं वरन तो
वह तो अच्छी नागरिकता के नियम थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अथवा अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? इसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया? अथवा अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, परीक्षा में बैठे हुए आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझ लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है और मुझे ये लिखना है। उसके बाद से आप देखिए कि आपको हेडिंग को याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसमें से देखिए कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। हेडिंग को बनाइए और हेडिंग बना करके लिखिए। हेडिंग डाल दीजिए और हेडिंग में अपने दिमाग में, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी उत्तर आए, उसको बना बना के लिखना शुरू कर दीजिए। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि इसके साथ ये मैच करेगा कि नहीं करेगा, इसके अंदर ये उत्तर इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अशोक ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे संबंधित आपके दिमाग में जो भी आए अशोक से संबंधित, उसको सबको लिख डालिए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिए, उसके बाद से उसके बारे में परिभाषा दीजिए, इंट्रो दीजिए, उसके बाद से उसके अंदर लिखना शुरू कीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो उसके बाद से आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। और क्वेश्चन को समझने के बाद ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उससे संबंधित आपके दिमाग में जो भी है उसको लिखिए। ये मत देखिए कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब चलिए तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, 2 प्रश्न का उत्तर आप लिख दिए। तीसरा प्रश्न जब आया तो आप देख रहे हैं कि तीसरा प्रश्न तो मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा है, तीसरा प्रश्न तो मेरे को याद ही नहीं कि प्रश्न है, तो मेरे को उत्तर इसका याद नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको उस प्रश्न को छोड़ देंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उस प्रश्न के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो उसका नंबर कटेगा नहीं, उसका नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि उस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, आपको उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, आपको उस प्रश्न से संबंधित जो भी जानते हैं उसको बना बना कर लिखिए। देखिए अगर आप प्रश्न छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि इससे एग्जामिनर आपका बहुत बड़ा नंबर काट लेगा, और खासकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो होता है उसमें काट लेगा आपका नंबर। तो आपको क्या करना है, आपको उससे संबंधित, आपका जो प्रश्न पूछ रहा है उससे संबंधित आपको दिमाग में जो भी आए, अगर न भी आए तो उसको बना बना कर लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए और हेडिंग बना बना कर लिखिए। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि देखिए, मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर के पास जो होता है ना, एक कॉपी को चेक करने में वो कम से कम 2 से 3 मिनट समय लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता। अधिक से अधिक 2 मिनट का समय लेता है, क्योंकि उसके पास हज़ारों कॉपियाँ होती है जांचने के लिए, और उस हज़ारों कॉपियों को जांचने के लिए वो 5 से 10 मिनट विधिवतपूर्वक एक एक लाइन को नहीं देखता है। एग्जामिनर जो भी होते हैं वो क्या देखते हैं, वो पेज देखते हैं इस तरीके से, हाँ पेज लिखा हुआ है, हेडिंग है, बस नंबर दे देते हैं, प्रश्नों को देख के, उत्तर को देख के, हेडिंग को देख के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को लिखना है, आपके दिमाग में जो भी है उसको लिख डालना है, ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं कि अगला उपाय क्या करना है आपको। अगला जो उपाय कदम उठाना है आपको ये करना है कि मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए उस स्थिति में कि सबसे पहले जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसमें आप हेडिंग बनाइए। आपको कुछ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उससे संबंधित आप हेडिंग बनाइए। देखिए लिखने का तरीका क्या है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसका लिखने का तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूँ, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वह महान शासक था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तो अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो सबसे पहले कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में लिखिए, और उसने उपलब्धियों, उसने जीवन काल में क्या क्या किया उसके बारे में विवेचना कीजिए। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों के बारे में जितना आए उतना आप लिखिए, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, हेडिंग बना बना के लिखिए, और 8 से 9 हेडिंग में लिखिए, ठीक है। इससे एग्जामिनर जो जांचने वाला होता है काफ़ी, उसको ये नहीं लगेगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए 8 से 9 हेडिंग, 8 से 9 हेडिंग अपने दिमाग से बनाइए, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी है उसको लिख डालिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए हेडिंग 8-9 क्यों बनाना है, क्योंकि देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कितना हेडिंग है, ये पहला हेडिंग हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला हेडिंग हो गया, उसके बाद से ये दूसरा हेडिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद से ये तीसरा हेडिंग हो गया, फिर उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां इसी में है, फिर उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, तो ये तो इसके अंदर है, ये 4 हेडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसके अंदर लिखा हुआ है, यानी कि
कम से कम आपको एक हेडिंग के अंदर, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 8 से 9 हेडिंग बना के लिखना है। देखिए आपके दिमाग में जो भी आए ना उसको लिख डालिए, ठीक है, उससे संबंधित लिखिए, ये नहीं कि फालतू का कुछ भी लिखिए, फालतू का मत लिखिए, उससे संबंधित जो भी आए, थोड़ा एक लाइन इधर उधर हो जाए लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, और क्वेश्चन का आंसर आपको 8 से 9 हेडिंग बना बना के ही देना है। भले आप गलत हेडिंग थोड़ा सा उससे संबंधित बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप की बात करते हैं कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। देखिए परीक्षा में सबसे मेन आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हेडिंग कैसे बनाया जाता है, और हेडिंग कैसे, मान लीजिए कि मेरे को कुछ नहीं आता है, आपने बोल दिया कि हेडिंग बना के लिखिए, तो हेडिंग कैसे बनाऊँ और हेडिंग कैसे लिखूँ मैं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या करिएगा, इस स्टेप में आप क्या करिएगा कि हेडिंग बनाना कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये है हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग बनाने का तरीका देख लीजिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ से समझिए, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि इस स्टेप में ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, और उसके बाद से हेडिंग कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका हेडिंग तो ये हो जाएगा कि सामाजिक समूह का अर्थ, ठीक है, इसमें आप लिख दीजिए सामाजिक समूह का अर्थ लिखिए पहले। देखिए आपके दिमाग में जो भी है उसको लिखिए, इससे आप ये टेंशन मत लीजिए कि एग्जामिनर क्या करेगा। एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है, वो आपको बस कॉपी को भरा हुआ देखता है, क्वेश्चन और आंसर को मैच देखता है, उसके बाद नंबर देता है। तो पहला हेडिंग आपको ये हो जाएगा सामाजिक समूह का अर्थ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो सामाजिक समूह के बारे में लिखना है, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है, इसके कार्यों के बारे में लिखना है, और इसका उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हेडिंग कैसे लिखेंगे, ये देखिए, सबसे पहला आपका हेडिंग हो जाएगा सामाजिक समूह का अर्थ, ठीक है, ये पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा समूह की परिभाषा, समूह क्या होता है। फिर उसके बाद तीसरा हेडिंग आप इसमें बना देंगे अपने मन से, सामाजिक समूह की विशेषताएं, और इसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दे के कुछ भी बना के आप लिख देंगे। लिखने का ये तरीका देखिए, बीए के एग्ज़ाम में अगर आपको लिखने का तरीका पता है और आप लिखने में मास्टर हैं, तो आपको कुछ आता है नहीं आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ा बहुत भी तैयारी कर लिए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपका नंबर कटेगा नहीं। उसके बाद से चौथा हेडिंग इसका क्या हो गया, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में अंतर। तीसरा पांचवा हेडिंग हो गया मानव तथा पशु समाज में अंतर, बना बना के आप लिख सकते हैं। फिर मानव समाज में विविधता एवं समरूपता के बारे में लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर आप लिख सकते हैं मानव समाज में परिवर्तन की गति, इसी के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दे के इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 9 10 आपका हेडिंग हो जाएगा। देखिए इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये पूरा विधिवत एक्सप्लेन करते हुए लिखा है, और आपका नंबर दे देगा। देखिए एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है, वो एक एक लाइन 2 2 लाइन पढ़ के नहीं चेक करता है, वो बस क्वेश्चन पेपर को देखता है, प्रश्न क्या है, और उत्तर को देखता है कि हाँ उत्तर के बारे में किस तरीके से लिखा गया है, बस वो ये देखता है और कुछ नहीं देखता है। तो इस तरीके से आपको, अगर मान लीजिए आपका कल एग्जाम है और आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, अपने दिमाग से बना बना के लिख सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, और परीक्षा में ये नहीं सोचना है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एग्जामिनर इस पर नंबर देगा कि नहीं देगा। आपको बस कापी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, कापी भरना है। देखिए कापी जो होता है आपको पता है 30 से 31 पेज 32 पेज का कापी आता है। तो उसमें क्या करना है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 500 शब्दों का होता है, इसके अंदर आपको 9 से 10 हेडिंग बना के लिखना है, अपने दिमाग से बना के लिखना है। आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप एक चीज़ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं सीरीज, यहाँ पे मैं किताब दी हूँ, आप बस एक चीज़ देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अपने दिमाग से बना के कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। इलाहाबाद स्तंभ लेख के आधार पर समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान की विवेचना कीजिए। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, आराम से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगे कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद से इसी क्वेश्चन के अंदर से आप ढूंढिए कि क्या मैं हेडिंग बना सकता हूँ। जैसे समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र, ये पहला हेडिंग हो गया आपका। फिर उसके बाद लिख सकते हैं समुद्रगुप्त के कार्य, फिर उसके बाद उपलब्धियों के बारे में बना बना के इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको हेडिंग बना बना के लिखना है, टेंशन नहीं लेना है। और
आपको हेडिंग के अंदर जो है उत्तर लिखना है, आपके दिमाग में जो भी है उसको लिख डालिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा बस उससे संबंधित होना चाहिए, उससे संबंधित जो कुछ भी हो डाटा आप उसको लिख डालिए। तो इस तरीके से आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप नहीं भी किए हैं तो भी अगर आपको लिखना आता है तो आप इस तरीके से हेडिंग बना बना के लिख सकते हैं, और इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा और ज़्यादा नंबर से पास भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप तक अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की परीक्षा से संबंधित और भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।